बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो कोई घर न था। शौहर ने भी बांझपन की वजह से तलाक दे दी थी। मैं एक रात की पनाह के लिए मारी मारी फिर रही थी, जब अचानक मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जो दुकान बंद करके घर जा रहा था। मैं फौरन उसके पास गई और बोली, मुझे खाने को कुछ दे दे, सुबह की भूखी हूँ। वो आदमी नेक था, मुझे अपने साथ घर ले आया और बोला, मेरे बच्चे की परवरिश कर, मैं तुझे तनख्वाह दूंगा, क्योंकि इसकी माँ मर गई है। मैं तो थी भी बांझ। उस बच्चे को लेकर बहुत खुश हुई। साथ ही मालिक ने मुझे एक कैसेट दी। बोला, ये लोरी लगाकर इसे सुनाना, तभी सो पाएगा। मगर जब मैंने वो कैसेट लगाई तो वो लोरी सुनते सुनते मैं खुद ही गहरी नींद में चली गई। और जब सुबह उठी तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा शौहर जो ही काम से वापस आया तो मैं जल्दी से उसकी जाने बढ़ी थी। मेरे हाथ में पानी का गिलास था जो मैंने अपने शौहर की जाने बढ़ा दिया था। असद मुझे देखकर मुस्कुराने लगे थे। तभी मेरी सास जल्लाद बनकर अपने कमरे से निकल आई थी। वो कहने लगी, इस बांझ को फौरन तलाक दे दो, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपना सामान पैक करके बैठी हूँ। असद का मुंह बन गया था। वो अपना बैग उठाकर कमरे में चले गए थे। दरअसल मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। औलाद से घर आबाद ना हो सका था। मैं हर घड़ी औलाद की खातिर दुआएं करती रहती थी, मगर मेरी सुनी ना गई। मेरी सास तो जैसे मेरी दुश्मन बन गई थी। वो मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए हर वक्त मेरी और असद की लड़ाई करवाती रहती थी। कभी किसी बात को बहाना बनाकर तूफान खड़ा कर दिया, तो कभी किसी बात को। अब पिछले बरस जब वो कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर गई तो उन्होंने उसकी बेटी को असद के लिए पसंद कर लिया था। जब से वो वापस आई थी, उठते बैठते यही कहती थी कि असद इसको तलाक देकर घर से निकाल दो। मैं अपनी बहन की बेटी नायला तुम्हारे लिए ले आऊंगी। वाह, क्या लड़की है। असद कहने लगा, अम्मी, औलाद तो अल्लाह की देन है, जब वो चाहेगा दे देगा, मगर मुझे अपनी बीवी बहुत अजीज है। मुझे दूसरी औरत की हाजत नहीं है। मुसलसल पानी की बूंद गिरती रहे तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। मुझे अब हर वक्त इसी बात का धड़का लगा रहता था कि कहीं असद मुझे छोड़ ना दे। मुझे उनकी संगदिली पर हैरत होती थी। एक दिन मैंने तंग आकर उनसे कह ही दिया था कि जिनकी अपनी बेटियां होती हैं ना, वो दूसरों की बेटियों के घर बर्बाद नहीं करती। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे मेरे शौहर के सामने ही झड़क दिया था। कहने लगी, मेरी बेटी तुम जैसी बांझ नहीं है, वो बच्चों वाली है। तुम उस तक ना ही पहुंचो तो अच्छा है। अब मेरी सास अनोखी जिद लगाकर बैठी थी कि अपनी बीवी को तलाक दो, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। असद ने अपनी वालदा की जिद में आकर मुझे तलाक दे दी थी। वो कहने लगे, अम्मी, ये ले, तलाक दे दी है मैंने फौजिया को, तलाक दे दी है मैंने फौजिया को। अब ये इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। मगर आप मेरी बात याद रखें, आपके सामने मैं अपनी जिंदगी तबाह करूंगा। आप ये मत सोचें कि मैं आपकी बहन की बेटी से शादी कर लूंगा। हकीकत तो यह है कि मैं अब किसी से भी शादी नहीं करूंगा। आप इस घर को दोबारा आबाद होता देखने के लिए तरसती रह जाएंगी। मैं आंसू बहाती अपना मुख्तसर सा सामान उठाकर घर से बाहर निकल आई थी। मैं जानती थी कि जिस तरह आज असद की वालदा जीत गई थी, आगे भी वो जीत ही जाएंगी। असद कर लेगा दूसरी शादी, हो जाएगा उसका घर आबाद। मगर मैं तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी थी। मेरे पास तो ठिकाना भी नहीं था। मैं जाती तो कहाँ जाती। बाप तो मेरा 20 बरस पहले ही इंतकाल कर चुका था। मैंने और अम्मी ने मामू के घर ही मुलाजमों की हैसियत से जिंदगी गुजारी थी। 2 साल कबल अम्मी का भी इंतकाल हो गया था। रही बात मामू की, तो 6 माह कबल ही ये घर छोड़कर वो दूसरे घर में शिफ्ट हो चुके थे। अब रात के 9 बज चुके थे। मैं तनहा औरत ठिकाने की तलाश में सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी। आते जाते लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि मैं बेतहाशा हसीन थी। अब मैं 24 बरस की हो चुकी थी। असद कहा करते थे, फौजिया, असल हुस्न तो तुम पर अब आया है। जब तुम ब्याह कर मेरे घर आई थी तब तो तुम बहुत छोटी सी थी। अब मेरा यही हुस्न मुझे लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा था। मैं चुपचाप बस चलती जा रही थी। आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। मैं सोचने लगी थी कि कुछ लोग शायद इस दुनिया में सिर्फ इम्तिहान देने के लिए ही आते हैं, जैसे कि मैं। जबकि कुछ लोग अपनी जिंदगी फूलों की सेज पर गुजार कर इस दुनिया से गुजर जाते हैं। न जाने आफतें मेरा पीछा क्यों न छोड़ती थी, वो क्यों मेरे नसीबों से चिपक गई थी। अब घर से निकलना ही रह गया था। वो भी मेरे नसीबों की स्याही ने मुझे आज दिखा दिया था। मैं आगे बढ़ रही थी जब मैंने महसूस किया जैसे कोई मेरा ताक़ुब कर रहा है। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो 3 लड़के मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर वो मुस्कुराने लगे थे। एक बोला, कहाँ को चलती हो, आ जाओ, हम तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दें।
उसकी बात सुनकर उसके साथी हंसने लगे थे। मेरा खौफ से पूरा वजूद कांप रहा था। मैं समझ गई थी कि अगर मैं यूं ही सड़क पर चलती फिरती रही तो मेरे पास कुछ न बचेगा, क्योंकि जगह जगह गिद्ध घात लगाए बैठे थे। तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो अपनी दुकान बंद करके गालिबन घर वापस जा रहा था। मैं जल्दी से उसकी जानिब बढ़ी थी। शक्ल सूरत से मैं खानदानी लगती थी, इसीलिए वो रुककर मेरी बात सुनने लगा था। मैं बोली, शौहर ने तलाक देकर घर से निकाल दिया है। वालिदैन इस दुनिया में है नहीं। मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। खुदारा मेरी मदद करे। मेरे पीछे चंद औबाश लड़के लगे हुए हैं। उस आदमी ने सर से पैर तक मेरे हुलिये का मुशाहिदा किया था, जैसे देख रहा हो कि मेरे अल्फाज में कितनी सदाकत है। फिर वो बोला, चलो आओ मेरे साथ। मैं उस आदमी के साथ चलने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने उस आदमी से ठिकाने का सवाल करके दुरुस्त किया है या गलत। मैंने सोचा, चलो जो होगा देखी जाएगी। मैंने जैसे ही उसके घर में कदम रखा, मेरे कानों से छोटे से बच्चे की रोने की आवाज टकराई थी। वो आदमी जल्दी से आगे बढ़ा था। मैं भी उसके पीछे ही चलती थी। 80-85 साल की एक बूढ़ी खातून थी जो उस नन्ही सी जान को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। वो आदमी बोला, अम्मी, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे आने से पहले काम वाली को ना जाने दिया करें। आपसे ये बच्ची नहीं संभल सकती। आप उम्र के उस हिस्से में हैं जहां आपको खुद सहारे की जरूरत है। वो बच्ची मुसलसल रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उस बच्ची को गोद में ले लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बेकरार वजूद को सुकून से मिल गया हो। वो लड़की भी मेरी आगोश में आकर सुकून महसूस कर रही थी, इसीलिए आंखें मूंद कर लेट गई। वो आदमी जल्दी से अपने कमरे में चला गया और फीडर बनाकर ले आया। उसने मुझे फीडर थमा दिया तो मैं उस बच्ची को दूध पिलाने लगी थी। वो आदमी बोला, मेरा नाम फैज है। ये मेरी बच्ची है। 3 माह पहले इसकी वालदा इसको जन्म देते हुए इस दुनिया से गुजर गई है। मुझे कोई ऐसी औरत नहीं मिलती जो मेरी बच्ची का माँ की तरह ख्याल रखे। मेरी अम्मी तो इस बच्ची को उठाने की भी सकत नहीं रखती। जब आपने मुझे रास्ते में ये बताया कि आपके यहाँ औलाद नहीं हो सकी, तो मैंने सोचा कि आपको अपने साथ घर ले चलूं। इस तरह आपको ठिकाना भी मिल जाएगा और औलाद भी, जबकि मेरी बच्ची को भी माँ मिल जाएगी। मैं उस आदमी की बात सुनकर बेइंतहा खुश हुई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अल्लाह कितना रहम करने वाला है ना। मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाला तो अल्लाह ने मुझे घर के साथ साथ औलाद भी दे दी थी। मैं उस बच्ची से वालियाना मोहब्बत कर रही थी। फैज ये सब देखकर बहुत खुश हो गया था। दूध पिलाने के बाद मैंने सोचा कि उस बच्ची को सुला देती हूँ। तब फैज मेरे पास आया। उसने मुझे एक कैसेट थमा दी और बोला, ये बच्ची इस कैसेट की आवाज से ही सोती है। मैंने वो कैसेट लगाई तो उसमें अजीब मीठी सी लोरी थी। वो लोरी सुनते सुनते मैं भी सो गई थी। सुबह मेरी आंख बच्ची के रोने की आवाज से खुली थी। मैं जल्दी से उठ बैठी थी। फैज ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैंने उन्हें कमरे में आने की इजाजत दे दी थी। उन्होंने मुझे फीडर थमा दिया और बोले, इंशा इस टाइम दूध पीती है। मैंने वो फीडर उनके हाथ से थाम लिया था। वो कमरे से बाहर चले गए थे। मैं इंशा को दूध पिलाकर जब कमरे से बाहर निकली तो एक मुलाजमा घर आ चुकी थी। वो बोली, फैज साहब अपनी दुकान पर चले गए। मैंने सर हिला दिया तो वो मुलाजमा घर की सफाई करने लगी थी। मैं सारा दिन इंशा को संभालती रही। मेरे पास करने को कोई काम था भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं सारा दिन मसरूफ रही थी, क्योंकि छोटी बच्ची के ढेरों काम थे। मुझे औलाद मिल चुकी थी। मेरे लिए यही बहुत था। रात जब फैज घर आए तो वो बोले, इंशा ने तंग तो नहीं किया? मैंने नफी में सर हिला दिया था। वो अपनी वालदा की खैरियत दरियाफ्त करने लगे। फिर उन्होंने मुझे कल वाली कैसेट थमा दी और कहने लगे, ये लगा लेना, नहीं तो इंशा रात भर सोने नहीं देगी। मैंने उनके हाथ से वो कैसेट थाम ली थी। मैं इंशा के कपड़े ही बदल रही थी जब मुझे ख्याल आया कि आज मुझे पहला दिन था इस घर में, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से यहाँ रह रही हूँ। मैं तो सोचती थी कि असद के बगैर जी भी नहीं पाऊंगी, मगर उसका तो मुझे ख्याल तक नहीं आया था। मैं खुद को कोसने लगी थी। मैं कितनी बेवफा थी ना। असद ने तो अपनी वालदा के दबाव में आकर मुझे तलाक दी थी, फिर मैंने किस दबाव में आकर उन्हें भुला दिया। मैं खुद से सवाल जवाब कर रही थी। मैंने इंशा को सुलाना चाहा तो वो कैसेट लगा ली थी। इंशा बहुत पुरसुकून नींद सो चुकी थी, जबकि मेरी भी आंखें भारी होने लगी थी। मुझ पर नींद तारी हो चुकी थी। उसी वक्त मेरी आंखों के सामने फैज की शक्ल घूमने लगी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मुझे खुद पर हैरत हो रही थी। मैं सारी रात फैज को ख्वाब में देखती रही थी। अब भी जब मैं सोकर उठी तो मेरी निगाहें बार बार दरवाजे पर उठ रही थी कि मैं एक झलक फैज की देख लूं। मुझे अपनी दीवानगी पर हैरत हो रही थी। मैंने बच्ची को फीडर बनाकर दे दिया, मगर फैज अपनी बेटी को देखने कमरे में नहीं आए थे। मैं जल्दी से उठकर बाहर निकल गई। मैंने सोचा कि शायद वो मुझे बाहर नजर आ जाए।
मैं बाहर निकली तो मुलाजमा घर के कामकाज में मसरूफ थी। मैं बोली, फैज कहाँ है? वो मुलाजमा बोली, वो तो अपने काम पर चले गए हैं। मेरा दिल एकदम से बुझ सा गया था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि मुझे इंशा से भी अपनायत महसूस नहीं हो रही थी। मैं जानती थी कि ये सब गलत है। मैं भी इद्दत में थी। मैं किसी मर्द के मुतालिक ऐसे नहीं सोच सकती थी, मगर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। शायद मुझे फैज की तरफ वो इज्जत खींच रही थी जो वो मुझे देते थे। रात जब फैज घर आए तो मैंने उनसे कलाम तक न किया था। वो बोले, फौजिया, मेरी बेटी ठीक है? मैं गुस्से से बोली, आपको क्या फिक्र है अपनी बेटी की? सुबह उसे देखे बिना ही चले गए। अगर जरा सी भी फिक्र होती तो आकर उसे देख जाते। फैज मेरी तरफ बड़ी हैरत से देख रहे थे। वो बोले, फौजिया, मैं जानता हूं मेरी बच्ची महफूज हाथों में है। मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चुप कर गई थी। वो अपने कमरे में वापस चले गए थे। मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने क्यों मेरी नाराजगी का नोटिस नहीं लिया था। मैंने बच्ची को सुलाने के लिए वो कैसेट लगा ली थी। बच्ची सो चुकी थी, जबकि मेरे कानों में किसी की गुफ्तगू की आवाज गूंजने लगी थी। कोई बेईमानी से कह कहे थे जो मुझे सुनाई दे रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे समझ में आ जाए कि मेरे अतराफ में क्या गुफ्तगू हो रही है, मगर मुझ पर नींद इस कदर गालिब आ चुकी थी कि मुझे अल्फाज सुनाई तो दे रहे थे, मगर उनकी समझ नहीं आ रही थी। नींद की वादी में डूबने से पहले मेरे कानों में एक नुस्वानी आवाज गूंजी थी। फिर सारी रात मुझे फैज के सपने आते रहे थे। मैं इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि फ़कत 4 दिनों में ही मैं फैज की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। मगर मैंने महसूस किया था कि वो मुझसे दूर दूर ही रहते थे। जाहिर सी बात थी, वो मुझे अपनी बेटी के लिए लाए थे। उन्हें मेरे जज्बात और एहसासात की क्या परवाह हो सकती थी। सुबह फैज अपनी दुकान पर जाने से पहले मेरे कमरे में आए थे। उन्होंने बेड पर लेटी हुई इंशा को उठा लिया था और कमरे से बाहर ले गए थे। मुझसे उन्होंने कोई बात न की थी। मैं उनके पीछे ही बाहर आ गई थी। वो अपनी बेटी को गोद में पकड़कर खिला रहे थे। मैं बोली, फैज, आप अपनी बच्ची के लिए माँ क्यों नहीं ले आते? फैज मुस्कुराकर बोले, अगर मैं इसकी माँ को ले आऊंगा तो आपको बेघर होना पड़ेगा। मैं झट से बोली, फैज, आप किसी ऐसी औरत को इसकी माँ बना दें जो मजबूर भी हो और बेघर भी, जो आपकी बच्ची को बेतहाशा प्यार दे और आपकी बच्ची उससे मानूस भी हो। फैज कहने लगे, अच्छा, मैं तलाश करने की कोशिश करता हूँ। वो दुकान पर चले गए थे। मैं भी कमरे में बैठकर इंशा के साथ खेलने लगी थी जब फैज की वालदा ने मुझे पुकारा था। मैं उठकर उनके पास गई तो वो बोली, फैज से दूर रहो। मैं तो उनकी बात सुनकर ही हैरान रह गई थी। मैं टुकर टुकर उनका चेहरा देख रही थी। मैं बोली, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो बोली, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। मैं बोली, आप मुझे धमकी दे रही हैं? तभी कमरे में काम वाली दाखिल हो चुकी थी। वो हम दोनों के सर पर आ खड़ी हो गई थी। कहने लगी, फौजिया बाजी, ये आपसे क्या कह रही हैं? मैंने फैज की वालदा की तरफ देखा तो उनकी आंखों में इल्तजा नजर आई थी। मैंने बात बदल दी और बोली, कुछ नहीं, बस इंशा के मुतालिक बात कर रही थी। वो इस बात में सर हिलाकर चली गई थी। मैंने महसूस किया था कि वो बहुत कम काम किया करती थी। ज्यादातर बाहर सहन में ही रहना पसंद करती थी। इस सब की क्या वजह थी मुझे मालूम नहीं था। इंशा रोने लगी तो मैं उठकर उसका फीडर धोने किचन में चली गई थी। मैंने किचन की खिड़की में से देखा, मुलाजमा घर के पिछले हिस्से की जानिब जा रही थी। मैं चौंक गई, इसलिए मैंने सोचा कि उसका पीछा करके देखती हूँ कि वो कहाँ जाती है। मैंने फीडर किचन काउंटर पर ही रख दिया था और खुद उस मुलाजमा के पीछे चल दी थी। वो घर के अकबी जानिब बढ़ रही थी। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। मैं हैरान थी कि वो किसके लिए खाना लेकर जा रही है, इसीलिए मैं उसके पीछे पीछे ही चल रही थी। अचानक मुलाजमा को एहसास हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो एकदम से चौंक कर पलट गई थी। मेरी तरफ देखकर पहले तो वो घबरा गई, फिर खूनखार नजरों से मुझे घूरती हुई मेरे पास आई थी। वो बोली, आप कहाँ जा रही हैं? लगता है आप चाहती हैं कि आपसे ये ठिकाना भी छिन जाए। मैं बहुत घबरा गई थी, इसीलिए बोली, दरअसल वो आंटी ने मुझे भेजा था। उनकी टांगों में बहुत दर्द है, वो दबानी थी। इतना कहकर मैं वापस पलट आई थी। वो भी मेरे पीछे ही वापस आ गई थी। अब मेरा दिमाग बेदार हो चुका था। मैंने महसूस किया था कि इस घर में कुछ गैर मामूली चीज लाजमी थी जो अब तक मेरी नजरों से ओझल रही थी। मैंने सोचा कि रात के वक्त तो मुलाजमा अपने घर चली जाती है और फिर जब घर में लोरी वाली कैसेट लग जाती है तो सभी गहरी नींद सो जाते हैं। मैं उस वक्त उठकर पूरे घर की तलाशी ले सकती थी। इस मकसद के लिए मैंने पूरा मंसूबा बना लिया था। मैंने जैसे ही लोरी वाली कैसेट लगाई, मैंने अपने कानों में हेडफोन लगा लिए थे। अब मुझे लोरी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं आंखें मूंद कर लेटी ये इंतजार कर रही थी कि कब घर वाले सोएं और मैं उठकर अपना काम कर सकूं। यूं ही 1 घंटा गुजर गया था। मैंने हेडफोन कानों से उतार दिए थे।
अब लोरी वाली कैसेट भी बंद हो चुकी थी। इससे पहले कि मैं उठकर बिस्तर पर बैठती, मेरे कानों में किसी औरत की आवाज सुनाई दी थी। वो गुस्से से चीख रही थी, मगर उसकी आवाज में शदीद दर्द भी था। वो बोली, फैज, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम क्यों भूल गए हो कि तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे? तब मेरे कानों में फैज की आवाज सुनाई दी थी। वो बोला, मैं बहुत जनूनी हूं यार, क्या करूं? जो चीज अच्छी लगती है उसको हासिल करके ही रहता हूं। मुझे तुम अच्छी लगी थी, तुम मेरी दस्तरस में थी, इसीलिए तुमसे शादी कर ली थी। मगर तुम्हारी भाभी मेरी दस्तरस में नहीं थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं दिल हार गया था। तुम्हें याद है ना, तब हम दुबई में रह रहे थे, जब तुम्हारे भाई की शादी हुई थी। हमने वो सारी शादी वीडियोज में ही देखी थी। फिर मैंने अचानक से पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया था। तुम बहुत हैरान भी थी और मुझसे खफा भी हो गई थी कि अगर पाकिस्तान जाना ही था तो फिर भाई की शादी से पहले क्यों नहीं गए। तो बात दरअसल ये थी कि अगर मैं तुम्हारी भाभी पर फिदा ना हो जाता तो कभी भी पाकिस्तान जाने का फैसला न करता। वो एक शादीशुदा औरत थी, उसे हासिल करना बहुत मुश्किल था। पहली बात तो वो खुद ही ना मानती, इसीलिए मैंने उस चीज का ये हल निकाला कि मैं जादू के जरिए उसे हासिल कर लूंगा। मैंने जादू सीखना शुरू कर दिया था। आमिल ने मुझे मशवरा दिया कि मैं जिस औरत को हासिल करना चाहता हूँ उसकी औलाद की बंदिश के लिए जादू करूं। मैंने वैसा ही किया। 4 साल तुम्हारी भाभी औलाद को तरसती रही और फिर उसे तलाक हो गई थी। मैं फैज की बातें सुनकर थर थर कांपने लगी थी। क्या वो ये सब बातें मेरे मुतालिक कर रहा था? वो मजीद बोला, सादिया, तुम हामला थी, इसीलिए तुम्हारा लिहाज करता रहा। जब तुमने मेरी बेटी को जन्म दे दिया तो मैंने तुम्हें तलाक देकर घर के अकबी हिस्से में बंद कर दिया था। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस कैद में नहीं रखूंगा। तुम्हारी भाभी फौजिया की इद्दत पूरी हो जाए तो मैं उससे निकाह कर लूंगा और तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम जानती हो क्या, तुम्हारी भाभी को यह तलाक मेरे जादू की वजह से ही हुई है। जिस शब उसे तलाक हुई, मुझे काले इल्म के जरिए पता चल गया था कि वो मेरी दुकान के पास से गुजरेगी। तब मैं उसे अपने घर ले आया था। हर शब मैं लोरी वाली कैसेट उसे इसलिए देता था क्योंकि मैंने उसमें एक खास किस्म का जादू रिकॉर्ड कर रखा है। जितना तुम्हारी भाभी वो मंत्र सुनती जाएगी, वो मेरे इश्क में उतना ही पागल होती जाएगी। और फिर एक ऐसा दिन भी आएगा कि वो खुद मेरे पास आकर मुझसे कहेगी कि फैज, प्लीज मुझसे शादी कर लो। तब तक तुम खामोश रहो। ये हर रात वावेला मत किया करो। तुम्हारे चीखने की वजह से मेरा मंत्र खराब हो जाता है। उफ, खुदाया, मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं ये क्या सुन रही थी? क्या कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है? मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। मुझे अब ये समझ में आया था कि मैं फैज के पीछे दीवानी क्यों होती जा रही थी। मैं बेहिस्सो हरकत लेटी रही थी। सुबह हुई तो फैज अपने काम पर चला गया था। चौकन्नी सी मुलाजमा भी घर में दाखिल हो चुकी थी। मैंने फैज की वालदा से कहा कि वो बीमारी का ढोंग रचा ले। वो अच्छी खातून थी, मेरी बात मान गई थी। मैंने मुलाजमा से कहा कि इन्हें फौरन अस्पताल ले चलो। उसे मेरी बात मानना ही पड़ी थी। वो जैसे ही घर से निकली, मैं घर के अकब में आ गई थी। वहां एक कमरा था जिसको बाहर से सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। मैंने दरवाजा खोल दिया था। सादिया बोली, फौजिया, तुम? मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया था। मैं उसकी बेटी को पहले से ही उठा चुकी थी। हम दोनों चुपचाप घर से निकल गई थी। मैं उसे बाजियाब कराने में कामयाब हो चुकी थी। मैं उसे उसके मैके ले गई थी। घर में झांक कर देखा तो बहुत बुरा हाल हो चुका था। मुझे वहां जाकर पता चला था कि असद ने मुझे तलाक देने के बाद काम भी छोड़ दिया था और दूसरी शादी भी नहीं की थी। मेरी सास ने मुझे घर से तलाक दिलवा कर निकाला था। आज उसकी बेटी तलाक लेकर घर वापस आ चुकी थी। मेरी सास मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफी मांगने लगी थी। मेरी मिन्नत समाजत कर रही थी कि मैं वापस ना जाऊं, मगर मैं तलाक लेने के बाद उस घर में ठहर नहीं सकती थी। इसीलिए असद के आने से पहले ही वहां से निकल गई थी। अब मेरा ठिकाना दारुल अमान बन चुका है। मैंने यहाँ आकर खुद पर हुए जादू का तोड़ भी करवाया था। फैज पर पुलिस का मुकदमा भी करवा दिया था। आज वो जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी बसर कर रहा है। मुझ पर जिसने जुल्म किया था वो अपने किए की सजा भुगत रहा था। मेरे इत्मीनान के लिए बस यही काफी था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।